Good morning, everybody. You are most welcome on my YouTube channel English by Dr. मुकेश जादव। हमारी परीक्षा की तैयारी में प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमारा जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाता है। एक्यूरेसी का मतलब आप जानते हो, हम गलतियां कम से कम करें, वही हमारा सफलता का सबसे बड़ा माध्यम बनता है, वही सबसे बड़ी कुंजी है। और ये तभी संभव हो पाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। और उस प्रैक्टिस में मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर सकता था, केवल आपको पेपर डाल दिया, उसकी आंसर की डाल दी, दैट्स ऑल। लेकिन उससे काम हल नहीं होता। आंसर की आप देख लोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बी क्यों है, बी क्यों है। तो इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट के साथ उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ताकि आपका रोल्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएं। जैसा आपको हम पहले भी कह चुके हैं, आपने पढ़ा सब है, अब आवश्यकता रिवीजन की। जब एक लंबा गैप हो जाता है, हमने 2 महीने 4 महीने 6 महीने से किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, तो धीरे धीरे उस टॉपिक से हमारी कमांड ढीली हो जाती है। ह्यूमन माइंड का ये सिस्टम है, केवल हमारे दिमाग में परमानेंट मेमोरी में रहता है, वो परमानेंट रहता है, बाकी धीरे धीरे हम भूलना शुरू कर देते हैं। और हम भूलें नहीं और हमारा उसको पकड़ मजबूत बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम उसको प्रैक्टिस करते रहें। कुछ एक नए पॉइंट भी हमें मिलते रहते हैं और पुराना हमारा याद बना रहता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 8। और प्रैक्टिस सेट 8 में आपका क्वेश्चंस पहले हैं कॉमन एयर्स के। इफ देयर इज एनी इनकरेक्ट पार्ट इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई इट। पहला है अ पेयर ऑफ 2 birds वर सीन फ्लाइंग हाई इन द स्काई ओवर द सिटी एट नाइट। अब आप जानते हो, हमेशा एक ध्यान रखें, कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, सॉरी, उनको हम सिंगुलर मानते हैं। अब पहचान कैसे करोगे आप कलेक्टिव नाउन को? आपका एक में सिंपल तरीका है, हजारों हैं, आप हो सकता है सबको याद न रख पाए, उसका एक तरीका ध्यान रखेंगे कि ऑफ से कोई 2 नाउन जुड़े होंगे, पहले नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल होगा और आगे वाला नाउन प्लूरल होगा। ओके, तो वहां ये वाला जो है ये आपका अ पेयर ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है आगे। यानी ये कह के चलेंगे हम, ऑफ से 2 नाउन जुड़े होंगे तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, तो अब पेयर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पर वॉज आना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा लगेगा, कौन सा एरर पार्ट है? आपका एरर पार्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 2, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ कुड सी ट्रीट हिम सो बैडली। बताइए कौन सा आएगा ऑप्शन। मैं एक अवसर आपको देता हूं और उसके बाद मैं बताता हूं, ताकि आप अपना रिवीजन कर पाएं। यस, टेल मी। टाइम एंड टेंस का एक इम्पॉर्टेंट रूल है, और उसमें आपको मैंने बताया था, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, तो वहां वो प्रश्नवाचक का कार्य नहीं करता, वहां वो एक कनेक्टर का कार्य करता है, कंजक्शन का कार्य करता है, और उसके बाद वाला वाक्य जो है वो साधारण बनाया जाएगा। साधारण मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, यानी ऑप्शन बी गलत है। सी कुड आएगा, न कि कुड सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बिसाइड द फैक्ट दैट द वर्क वॉज डिफिकल्ट वी वर नॉट अलाउड टू टेक अ ब्रेक। अब देखिए यहां बिसाइड का यूज आपको मैंने बताया था। बिसाइड बिसाइड का मतलब होता है पास, पास या नजदीक, ठीक है। और एक आपका प्रपोजिशन होता है बिसाइड्स, उसका अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा, के अलावा। देखने तो केवल एस का डिफरेंस है, लेकिन अब यूज में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बिसाइड्स द फैक्ट द वर्क वॉज डिफिकल्ट, यानी यहां बगल में पास का अर्थ नहीं है, यहां के अलावा का अर्थ है, इसलिए यहां ऑप्शन आपका ए आना चाहिए, यहां बिसाइड्स होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, शी आस्क्ड मी कामली व्हाट वाज रॉन्ग इन योर बैटरी। आप बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए, सोचिए, देन आई विल टेल यू। यस, इसका ऑप्शन आएगा सी। क्यों आएगा? क्योंकि रॉन्ग के साथ फिक्स प्रपोजिशन है विद। रॉन्ग के साथ क्या आता है? हमेशा विद आता है, रॉन्ग विद। क्वेश्चन नंबर 5, हिज फादर वॉज गोइंग टू द स्कूल ऑन फुट यस्टरडे। सोचिए, ये आपका नो एरर है। क्यों है? जनरली आपने एक नियम पढ़ा है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, कोर्ट, जेल आदि का प्रयोग अपने प्राइमरी पर्पज के लिए किया जाता है, तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। प्राइमरी पर्पज के लिए किया जाता है। यदि इनका प्रयोग अपने प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं किया जाता है तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। प्राइमरी पर्पज का मतलब क्या है? भाई उसके पिता स्कूल जा रहे हैं, उसके पिता उसके स्कूल जा रहे हैं, यानी वो इसके पिता स्कूल पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, उसके पिता उसकी फीस जमा करने जा रहे होंगे, उसकी शिकायत करने जा रहे होंगे, या और अन्य किसी काम से आ रहे होंगे। यानी स्कूल बना है पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो अगर कोई पढ़ने जाएगा या पढ़ाने जाएगा तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मंदिर बना है पूजा पाठ के लिए, हॉस्पिटल बना है इलाज करने के लिए, तो ये प्राइमरी पर्पज के लिए यूज होंगे, तो इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। और अन्य पर्पज के लिए यूज होंगे तो इनके साथ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक हैं फिलिंग द ब्लैंक से। और पहला क्वेश्चन है आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 6, यू प्लीज टेल मी द एड्रेस ऑफ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बताइए ऑप्शन। इसमें ऑप्शन आपका आएगा बी। क्यों आएगा? विनम्र निवेदन करने के लिए, विनम्र निवेदन करने के लिए कुड अथवा वुड का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में भी। कुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, यानी विनम्र निवेदन करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द पुअर कैन हार्डली मेक बोथ एंड्स। बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो वो मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं, वो एसएससी 2020 और 21 को लेकर के तैयार किए गए हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। और सभी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस एग्जाम्स के ही हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन ही हैं सभी टोटल। यह एक फ्रेज है मेक
बोथ एंड्स मीट, तो ऑप्शन बी। अगला है आई एम शॉर्ट डॉट 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 मनी, बताइए कौन सा प्रपोजिशन आएगा इसमें। यस, ये शॉर्ट ऑफ आता है, फिक्स प्रपोजिशन है, शॉर्ट ऑफ, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा ड्रोव द कार डॉट 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 सिटीज, यहाँ ऑप्शन आएगा, बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी, थ्रू। 3 डायमेंशन, ध्यान रखेंगे, 3 डायमेंशन अवस्था बताने के लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। एबव का प्रयोग कब करते हैं, जब हम लेवल की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं। ओवर का प्रयोग कब करते हैं, जब डायरेक्टली हमारे कोई ऊपर होता है। तो फ्रॉम का प्रयोग किसी से अलग होने के लिए करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 शी हैज़ डॉट 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 अ कार। ऑप्शन पहला है न्यू बिग, दूसरा है बिग न्यू, तीसरा है बिगेस्ट न्यू, चौथा है न्यू बिगेस्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। ये एडजेक्टिव वाले पार्ट से लिया गया है, और एडजेक्टिव वाले पार्ट में आपको पढ़ाया था मैंने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, एक छोटा सा मैंने टॉपिक आपको कराया था। और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में पहले साइज आता है और फिर एज आता है। पहले साइज फिर एज, यानी बिग पहले आएगा और न्यू बाद में आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी। अब 11 और 12 क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी इसके आपको सिनोनिम बताने हैं। पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका बॉन्डेज, और बॉन्डेज का मतलब होता है दासता। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, स्लेवरी मीन्स दासता, लेबर मीन्स परिश्रम, और रियलिटी मीन्स वास्तविकता। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, बॉन्डेज का सिनोनिम स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्बल, और निम्बल का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है आपका कुशल या चतुर। ये ऑप्शन है स्किल्ड मीन्स कुशल, सडन मीन्स अचानक, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, अजाइल मीन्स तीव्र या तेज, फुर्तीला। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपका अपोजिट मीनिंग है, यानी आपको एंटोनाइम्स हैं। और पहला इसमें आपका एंटोनाइम बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 का पेरिलाउस, और पेरिलाउस का जो मीनिंग होता है खतरनाक। इसका ऑप्शन ए ग्रेट मीन्स महान, अनसेफ मीन्स असुरक्षित, क्विक मीन्स तेज, और सेफ मीन्स सुरक्षित। यानी खतरनाक असुरक्षित का जो एंटोनिम हो जाएगा वो सेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अवैश, और अवैश का मतलब होता है अपमानित करना या नीचे गिराना। ऑप्शन ए एलिवेट मीन्स ऊपर उठाना, तरक्की करना। ऑप्शन बी सीज मीन्स जब्त करना। सी ऑप्शन है बिलिटिल मीन्स कम हो जाना, और डी ऑप्शन है माउंट मीन्स पर्वत।
तो इसका ऑप्शन आपका आएगा ए, एलिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 16 आपका इडियम्स हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। और पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बीट होलो, और बीट होलो का मतलब होता है हार जाना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्लीज हिल्स, ग्रीक मैथोलॉजी से बना हुआ है एक्लीज हिल्स, इसका होता है वीकेस्ट पॉइंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको उनका देखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, एन एल्डरली वुमेन हु इज नॉट मैरिड, बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपका है स्पिनिस्टर, डाइवोर्सी, मेड और विडो। इसका ऑप्शन आएगा ए, स्पिनिस्टर। मेड नौकरानी होता है, डाइवोर्सी होता है जिसे तलाक दे दिया गया है, और विडो आपका विधवा होता है। और मेड मीन्स कुंवारी महिला भी होता है, लेकिन वह यंग के लिए आता है, ओल्ड के लिए नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, सुलेख के लिए कौन सा वर्ड आता है, सुंदर राइटिंग के लिए कौन सा वर्ड आता है। तो पहला आपका वर्ड है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी। दूसरा वर्ड है आपका कॉस्मोग्राफी, और कॉस्मोग्राफी का मीनिंग होता है भूविवरण। सी ऑप्शन है आपका लेक्सिकोग्राफी, इसे कहते हैं कोश रचना। और फोर्थ ऑप्शन आपका है कैलीग्राफी, और कैलीग्राफी जो आता है वो सुलेख के लिए आता है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है चूज द सुटेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। शी सेड हाउ ओल्ड आर यू। आपको अब इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहले ये देखना है कि दे क्या रखा है। ये डायरेक्ट दे रखा है तो उसका हमें इनडायरेक्ट देखना है। अब इनडायरेक्ट देखने में आपको सबसे पहले देखना होता है कि यह इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव है यहाँ प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द ही कनेक्टर का काम करेगा। और सेड या सेड टू को आस्क्ड वगैरह में बदला जाएगा। आस्क है, वंडर्ड है, इंक्वायर्ड है। तो हम देखेंगे आस्क्ड का हमारे पास और वंडर्ड का दो ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए तो आ नहीं सकता, ऑप्शन बी नहीं आ सकता, इसमें आस्क्ड है ही नहीं। तो आप मतलब सबसे नज़दीक कैसे पहुँचें, वो सबसे सूटेबल तरीका होता है। अब सी और डी में से कोई होगा, अब कौन सा होगा आप देखेंगे। ऑप्शन सी की बात करेंगे, सी आस्क्ड हाउ ओल्ड वॉज आई। अब देखिए सी वंडर्ड हाउ ओल्ड आई वॉज, इसका ऑप्शन डी आएगा। क्यों आएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा तो वो कनेक्टर का काम करने लगता है। हाउ बीच में आ गया, हाउ बीच में आ गया तो कनेक्टर का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले नहीं आनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सुटेबल एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसका एक्टिव और पैसिव का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको देखना है। ये है आपका ही वॉन्टेड मी टू लर्न इंग्लिश। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार कॉम्पिटिटर्स इसमें फंस जाते हैं। इन्फिनेटिव कॉम्बिनेशन में आप मेरा पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस को मैंने अलग से एक टॉपिक कराया हुआ है, जीरंड और इन्फिनेटिव को कैसे पैसिव बनाते हैं, आप इस पे जाके देख सकते हो। इसके आपकी सभी रूल्स मिलेंगे। लव, लाइक, वांट, विश के बाद इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो पैसिव जो बनाया जाता है
वो इन्फिनेटिव का बनाया जाता है, पैसिव इसको बनाया जाएगा। फाइनाइट वर्ब को जनरली पैसिव नहीं बनाते इस कॉम्बिनेशन में, 4 वर्ब हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्फिनेटिव कॉम्बिनेशन के, जीरेंड कॉम्बिनेशन के मैंने पूरा एक क्लास कराई है, उस क्लास को आप जाके चेक कर लें, आपकी सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ही वॉन्टेड इंग्लिश टू लर्न, इसका पैसिव बनाना है। तो सॉरी मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, मुझे मार्क करना था यहाँ, पैसिव इसका बनाना है। तो आप इसमें देखेंगे इंग्लिश मी की जगह पे आ जाएगा, मी इंग्लिश की जगह पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मी यहाँ कर्ता का काम कर रहा है, उसके साथ बाई लग जाएगा। देखिए वर्ब से पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो टू लर्न जो है इन्फिनेटिव, हम इसको पैसिव बना रहे हैं, तो मी इसके लिए सब्जेक्ट हो गया, लर्न इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका आ जाएगा ही वॉन्टेड इंग्लिश टू बी लर्नड बाई मी, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ए क्यों नहीं आ रहा? ए इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पर इन्फिनेटिव को पैसे बनाया था, टू बी नहीं लगाया है, टू बी यहाँ आना चाहिए था। ही वॉन्टेड इंग्लिश टू लर्न, अब देखो यहाँ टू लर्न यहाँ कर दिया, फिर यहाँ लर्न कर दिया, इसलिए गलत हो गया है। ही वॉन्टेड इंग्लिश टू बी लर्नड बाई मी, ये आपका करेक्ट है। सी में कहाँ गलती है? सी में यहाँ गलती है, हाँ अभी टू भी छोड़ दिया है, यानी बी नहीं है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म नहीं है। और ऑप्शन डी में ही वॉन्टेड मी टू बी लर्नड इंग्लिश, यहाँ बाई मी छोड़ दिया है, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन आपका बी आएगा। नेक्स्ट 21 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन हमारे पैसेज से हैं। अब पैसेज को पढ़ लें एक बार। It is difficult to reconcile the ideas of different school of thought on the question of education. Some people maintain that people at school should concentrate on narrow range of subjects which will benefit them directly in their subsequent careers. Others contend that they should study a wide range of subjects so that they not only have the specialized knowledge necessary for their chosen career but also sound general knowledge about the world they will have to work and live in. Supporters of the first theory state that the greatest contribution to the civilization are made by those who are expert in their trade of profession. Those on the other side say unless they have a broad great general knowledge, the expert will be too narrow in their outlook to have sympathy with their fellows or proper sense of responsibility towards humanity as a whole. यह पैसेज है, पैसेज का हम क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला 21 क्वेश्चन है, ब्रॉड जनरल नॉलेज इज नेसेसरी। ब्रॉड जनरल नॉलेज इज नेसेसरी किसके लिए आवश्यक है? टू ब्रॉडन वंस आउटलुक। जब हमने पूरा सब कुछ एक संकुचित रूप में पढ़ा हुआ है तो हमारा जो आउटलुक है, हमारा दृष्टिकोण है, ब्रॉडर नहीं होगा। जब हमने सभी बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज, बहुत ज़्यादा हमने सभी कंसेप्ट को, सभी एटीट्यूड्स को हमने पढ़ा है, तभी हमारा आउटलुक जो है वो ब्रॉड होगा। अगला है सपोर्टर ऑफ द फर्स्ट थ्योरी से दैट। पहली थ्योरी के जो लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं? उनके अकॉर्डिंग जो संसार में जो हमारी सिविलाइजेशन को, जो मॉडर्न आपका प्रोग्रेस है, वो किसका परिणाम है? उनके अकॉर्डिंग वो एक्सपर्ट के परिणाम है। यानी उनकी थ्योरी है कि व्यक्ति को केवल अपनी सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें अन्य सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए, एक्सपर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू प्रोग्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और क्वेश्चन नंबर 23 है, schools of thought can be explained as, यानी स्कूल्स ऑफ थॉट का मीनिंग क्या है? यहाँ स्कूल ऑफ थॉट यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है? स्कूल ऑफ थॉट किसे कहते हैं? सो स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है
a group of people who has different ideas and different perception in particular subject. So इसके लिए ऑप्शन आपका आएगा सी, a group of people having some ideas but with different perception on a particular subject. Question number 24. The idea of first school of thought in the passage is, first thought of school जो है उसका क्या आइडिया है, क्या कहना चाह रहा है वो पैसेज में. तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स शुड स्टडी a few subjects that will help them in their profession. दूसरा है स्टूडेंट्स शुड स्टडी all the subjects they want to. ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स शुड नॉट अंडरटेक एनी स्पेशलाइज्ड वर्क. डी स्टूडेंट्स शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज. तो इसका ऑप्शन आपका है ए, यानी पहली थ्योरी, पहला स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है कि हमें केवल वो सब्जेक्ट पढ़नी है जो हमारे कैरियर में काम आने वाले हैं. और अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 25. और 25, अकॉर्डिंग टू सेकेंड थॉट ऑफ स्कूल, सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट, एजुकेशन विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव इफ पीपल, यानी जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है एजुकेशन, शिक्षा, विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव, वो प्रभावशाली नहीं होगी, प्रभावी नहीं होगी इफ पीपल, यदि विद्यार्थी. अब आगे ऑप्शन हमको देखना है. हैव नथिंग बट जनरल नॉलेज, इग्नोर द स्टडी ऑफ फाइन आर्ट, डू नॉट हैव अ वाइड जनरल नॉलेज, हैव इन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ देयर ओन वर्क. तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा डू नॉट हैव अ वाइड जनरल नॉलेज, यानी वो कहते हैं हमारी जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, हमारी एजुकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगी यदि हमारे पास ग्रेट या वाइड जनरल नॉलेज नहीं होगी. हमारा अगर एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण यदि बहुत संकीर्ण है तो वो हमारे लिए जटिल होगा. इसको आपको जहाँ समझाया भी गया है, आप देखेंगे पैसेज में बहुत इजीली आपको समझाया गया. देखो यहाँ देखेंगे, ये आपका दे रखा है, दोज ऑन अदर साइड से अनलेस दे हैव ब्रॉड जनरल नॉलेज द एक्सपर्ट विल बी टू नैरो, यानी एक्सपर्ट भी बहुत संकीर्ण हो जाएंगे. इन देयर आउटलुक हैव सिंपैथी विद देयर फेलोज और प्रॉपर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर उनके अंदर जनरल नॉलेज नहीं है तो अपने फेलोज के साथ, अपने और सहकर्मियों के साथ उनका जो सिंपैथी नहीं होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का उनको ज्ञान नहीं होगा. तो ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं. आपको कैसा लगा पेपर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा. और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी परीक्षा में सफल हो पाएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है. मेरे इस चैनल को आप लाइक करें न करें इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके लिए, और मुझे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. बस आपका अगर सिलेक्शन होता है ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी. यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा. चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियोज़ आप तक मैं पहुंचाता रहूं. और टिल देन गुड बाय.